सो नाउ वी आर बैक विद द सेकंड पार्ट। आपने आई होप वीडियो का लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट देखा होगा। हम सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। द एंड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस नहीं है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है। द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी आपका जो चैप्टर कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस वाली बुक का वो पहला चैप्टर है। तो सेकंड पार्ट है ये। आई होप आपने पहला पार्ट देखा होगा। आप हमारे साथ नहीं जुड़े इन सही प्लेटफॉर्म पे तो जुड़ सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के अंदर बात कर रहे थे कि आज़ादी के बाद से लेकर लास्ट 1930 तक भारत के अंदर किस तरह नेहरू जी की सरकार, बोले तो कांग्रेस की सरकार, काफ़ी लंबे समय तक कहीं ना कहीं अस्तित्व में रही। 3 साल के इलेक्शन तो हमारे एनसीईआरटी बताते हैं इस चैप्टर के अंदर, बट जब आगे वाले चैप्टर हम पढ़ते चले जाएंगे तो उसमें हम और डीपली एनालाइज करेंगे और डीपली उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अब बात हो रही है हमारी इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। देखिए, भारत में ऐसा नहीं है कि हमने दूसरी पार्टी को मौका नहीं दिया। इलेक्शन के 2 तरीके हमें देखने को मिलते हैं हमारे भारत के अंदर, और यही इलेक्शन का तरीका आज भी भारत के अंदर इस्तेमाल होता है। इलेक्शन के लिए आप कह सकते हैं डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे उसी की जीत, और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे अनुपातित प्रतिनिधित्व कहते हैं। अब 2 टाइप के इलेक्शन है ये। इन दोनों इलेक्शन के अंदर हमने क्या समझना है, हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि अगर इस टाइप के इलेक्शन हो रहे हैं तो इस इलेक्शन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि राज्यसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव पे बेस्ड होते हैं। एमपी, एमएलए और जो काउंसिलर यानी कि पार्षद, लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं, उनके इलेक्शन एफपीटीपी सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। ये दोनों ही टाइप के इलेक्शन भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसके टाइम पीरियड पे एफपीटीपी सिस्टम ही भारत के अंदर चलता था। तो अगर मैं उसके हिसाब से बताऊं तो एफपीटीपी सिस्टम में सेंट्रल में गवर्नमेंट अगर आपके क्या कहते हैं नेहरू सरकार की आई थी तो उसका कारण था एफपीटीपी सिस्टम। देखिए, सेंट्रल में गवर्नमेंट बनती है आपकी एमपी के थ्रू, और एमपी जो थे पूरी तरीके से उस टाइम पीरियड पे ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के थे, इसलिए उनकी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बन जाती थी। लेकिन आपको पता है भारत के अंदर भी कई ऐसी जगहें थी जिस टाइम पीरियड पे एफपीटीपी सिस्टम लागू तो हुआ, लेकिन फिर भी भारत के अंदर आज़ादी के टाइम पीरियड पे भी कहीं ना कहीं सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाई। तो दोस्तों, वो सरकार है, अगर फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम है तो हमने पहले बता दिया, जिसके सबसे ज़्यादा सीटें होती है वही जीतता है। तो केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी पहली पार्टी बनती है 1957 के इलेक्शन के अंदर। याद रखना, ये असेंबली इलेक्शन है। कौन से इलेक्शन है? असेंबली। 2 इलेक्शन होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा, अगर कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है ये, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखने की अगर कोशिश करें तो देखो, इलेक्शन के 2 ही प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। एक इलेक्शन होता है एमपी के लिए, एक इलेक्शन होता है एमएलए के लिए। याद रखिएगा, एमएलए की जो इलेक्शन होते हैं उन्हें हम लेजिस्लेचर इलेक्शन बोलते हैं। जैसे हम विधायिका चुनाव बोलते हैं, विधायिका चुनाव। ये सिर्फ लेजिस्लेचर जो होते हैं ये सिर्फ स्टेट के अंदर ही काम करते हैं। ओके, ये स्टेट के अंदर काम करते हैं, जबकि जो एमपी होते हैं ये होते हैं सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल यानी कि बोले तो केंद्रीय स्तर पे होते हैं। और अगर केंद्रीय स्तर पे होते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम चुनते हैं जनता के द्वारा ही लोगों को। तो ये केंद्रीय स्तर पे है, वो राज्य स्तर पे है। तो ये राज्य स्तर पे जो सरकार बनी थी पहली 1957 के अंदर, असेंबली इलेक्शन में पहली बार देखा गया कि टोटल 126 एमएलए, मतलब पूरे केरला के अंदर अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे 126 कैंडिडेट होने चाहिए। अभी मेरी ख्याल से ज़्यादा हो चुके होंगे, फिर जनसंख्या केरला की बढ़ चुकी है। और आजकल तो वैसे भी केरला अपनी केरला स्टोरी की वजह से बड़ा फेमस है, वो एक मूवी जो आई है। तो हाल फिलहाल 1926 और 1947 के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो 126 सीटें एक एमएलए के लिए चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो सीपीआई पार्टी है उनको मिलती है 60 सीटें। तो 60 बोले तो इसका लगभग क्या कहते हैं, आधा उन्हें मिल चुका था, आधे से ज़्यादा चाहिए होती सीटें। इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने दूसरी 5 इंडिपेंडेंट पार्टियों से क्या कर दिया, गठबंधन, कोलिनेशन गवर्नमेंट कर दी। और इसीलिए 1957 के अंदर लेजिस्लेटिव लेवल पर, एमएलए लेवल पर केरला के अंदर एक नई सरकार बनाते हैं, वो है ईएमएस नंबोदरी पद। ये पहले व्यक्ति थे कम्युनिस्ट लीडर जो लेजिस्लेटिव फॉर्म पार्टी बना के बैठे हुए थे,
जैसे दिल्ली के अंदर अभी आम आदमी पार्टी चल रही है, सेंट्रल लेवल पे अभी बीजेपी पार्टी चल रही है, ऐसे ही उस टाइम पीरियड पे सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस चल रही थी, पर स्टेट लेवल पे हमें केरला की सरकार नंबूदरी पंथ जो थी वो देखने को मिली। अब ये जो सीपीआई की गवर्नमेंट है ना, ये उस टाइम पीरियड पे फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट बनी थी, सीपीआई की पहली गवर्नमेंट बनी थी पूरी दुनिया के अंदर, एंड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज केम टू पावर थ्रू द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी एक तरफ जो पूरे भारत को रूल कर रही है, वो पार्टी भी इलेक्शन के जरिए से आई और जनता ने उसको मना नहीं करा, और ये पार्टी भी इलेक्शन के जरिए से आई। तो इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर कट समझ में आ जाता है कि भारत के अंदर जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से, लेजिस्लेटिव तरीके से, या मैं कह सकता हूँ एक तरीके से इलेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब वो इलेक्शन उस तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, आपको एक सिस्टमैटिक वे बोल सकता हूँ, उसी तरीके से इलेक्शन हमें देखने को मिले। अब दोस्तों ये इलेक्शन हुआ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 5 पार्टियों ने वहाँ पर गठबंधन बनाया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि वो सरकार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला में लंबे समय तक चले, इसीलिए संविधान 356 का इस्तेमाल करके केरला की सरकार को ख़त्म कर दिया गया। अब ये 356 है क्या, थोड़ा सा 11th क्लास के पॉलिटिकल पे चलते हैं। देखो इमरजेंसी 3 तरीके की होती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी जिसमें आर्टिकल 352 लगाया जाता है, एक होती है स्टेट इमरजेंसी जिसमें आर्टिकल 356 लगाया जाता है, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसमें आर्टिकल 360 लगाया जाता है। अब ये इमरजेंसी है क्या, ये इमरजेंसी है क्या? देखो मान लो केरला के अंदर एक गवर्नमेंट चल रही थी, केरला की 60 सीटें थी, 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, तो उनने कुछ कुछ सीटें केरला की गवर्नमेंट को दे दिया होगा, तो उन्होंने मिलकर कोऑर्डिनेशन कर लिया होगा, सरकार चल रही होगी। लेकिन जब सरकार टूट जाती है और कोई भी सरकार किसी भी स्टेट के अंदर नहीं रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर पूरी तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और उसे हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। और उस टाइम पीरियड में जो राष्ट्रपति थे अलग अलग समय में अलग अलग रहे थे, तो मैं कह सकता हूँ उस समय पे जो राष्ट्रपति थे उनकी पावर का इस्तेमाल करके आर्टिकल 356 उस स्टेट के अंदर लगा दिया गया, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अभी भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी थी जिसे हम लॉकडाउन कह रहे थे, तो वो आर्टिकल 352 के तहत लगा था। फाइनेंशियल इमरजेंसी बीच बीच में लगती रहती है, वो हमें पता भी नहीं चलता। जैसे अभी कोरोना काल हुआ था, तो कोरोना काल के अंदर पूरी तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हमारे देश में हमें देखने को मिली थी। तो इस तरीके से केरला के अंदर क्या हुआ, केरला के अंदर स्टेट इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब आप कह सकते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस भारत के अंदर था, बहुत बड़ी मात्रा में था। और यहाँ पर जो सीपीआई सरकार पहली बार चली, नंबूदरी पंथ के बारे में उन्होंने काफ़ी एक अलग ही एग्जाम्पल दिखाया। वहाँ से दिखाने की कोशिश कर रही थी कि केरला आज भी कितना एजुकेटेड था, और उस टाइम पीरियड में भी कितना एजुकेटेड था, जो खामी खा की बातों में नहीं फंसता था कभी भी। तो अगला टॉपिक हमारा जो है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। ऐसा बोला जाता है कि अगर ये बताइए कि पूरे की पूरी कांग्रेस जो है, उस कांग्रेस का नेचर किस हिसाब का है कि पार्टी जो है इतने बड़े स्तर पर काम कर रही है और पार्टी इतने बड़े लेवल पे घूम रही है, या मैं कह सकता हूँ इतने बड़े लेवल पे पार्टी जो है अपना शासन जो है वो चला पा रही है। तो दोस्तों एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है, क्योंकि हमें पता था कि 3 इलेक्शन के अंदर, 3 जो इलेक्शन हुए हैं उन तीनों के तीनों इलेक्शन के अंदर पार्टी ने काफ़ी अच्छा बहुमत हासिल करा, है ना। और नेहरू जी जब तक थे तो वो तो पीएम बने रहे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट एन इंडिया ओनली अ कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी सिस्टम। हमें लगता है कि भारत के अंदर सिर्फ उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस का ही प्रभुत्व चल रहा था, तो ऐसा पूरी दुनिया में नहीं चल रहा था, ऐसा नहीं है। जिन जिन देशों ने शुरुआती समय में आज़ादी में पार्टिसिपेशन करा, आज़ादी के लिए आगे बढ़े, वो सारे के सारे देश कहीं ना कहीं देश आज़ाद होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई। हो गया, चलो ठीक है ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद से इंडिया के अंदर ही हमें वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिला, जहां केरला के अंदर गवर्नमेंट बनी लेकिन उस गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया प्रेशराइज करके या कैसे भी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि केरला का एक रैंडमली एक अलग एग्जाम्पल था जो हमें पढ़ने की जरूरत थी। आगे इन फ्यूचर में दिखाई देगा आने वाले चैप्टरों में कि सीपीआई गवर्नमेंट ने केरला, मतलब सीपीआई गवर्नमेंट ने कांग्रेस ने सपोर्ट कैसे किया, अलग अलग बातें बड़ा डीपली समझेंगे। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन एक तो ये है कि
जो कांग्रेस है उसका डोमिनेंस पूरे भारत में कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। एक तो हमें ये जानना है कि अगर उसका डोमिनेंस है तो उसका नेचर कैसा है, और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कंट्री के अंदर, सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस है, नहीं, डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी सिस्टम बहुत सारी कंट्री में, जैसे कि चाइना, क्यूबा और सीरिया। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री। चाइना, क्यूबा और सीरिया, इसमें कौन सी पार्टियां चलती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे चाइना के बारे में पता है, जैसे हम CPC बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ऐसे कुछ बोलते हैं, CCP। तो ये गवर्नमेंट चाइना के अंदर चलती है, जहाँ पे सिर्फ एक ही सरकार है। दूसरी म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड इर्थेरिया करके कोई कंट्री आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। उसके बाद है मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, यहाँ पर भी एक पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। तो मतलब इतनी सारी कंट्रियां हैं जहाँ पर एक पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। हमें लगता था कि सिर्फ भारत ही ऐसा है, चलो ऐसा नहीं है, इससे हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डिस्गाइड्स द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया। हमने क्वेश्चन क्या पूछना था, क्वेश्चन ये था कि हमारा कि नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस क्या है, अगर कांग्रेस इतने सालों से जीतती आ रही थी तो क्या कारण था। इट हैपन अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशन, इलेक्शन इन कंडीशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ ये कांग्रेस मैनेज टू विन द इलेक्शन, कांग्रेस मैनेज टू विन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, हाँ सॉरी, कांग्रेस मैनेज टू विन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया भाई, यहाँ पे इंडिपेंडेंस होना चाहिए या इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब भारत में कांग्रेस ने कैसे मैनेज करा आज़ादी के बाद अपनी शक्तियों को या अपने आप को बरकरार रखने के लिए। तो सेम ऐसा ही साउथ अफ्रीका ने भी करा था, आपको पता होगा। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया या इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसे ही थी, उधर पे पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने अफ्रीका को आज़ाद कराया। तो जब अफ्रीका इन लोगों ने आज़ाद कराया तो भाई सिंपल सी बात है यही जीतेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको जानते थे, लोकल लोग इनको जानते थे, लोकल लोगों की इन लोगों ने मदद करी जा जाके, तो ऑफकोर्स लोग इनको जानेंगे ही जानेंगे, लोग इनकी विचारधारा को मानेंगे। तो सेम ऐसा ही कांग्रेस ने भी आज़ादी के बाद किस तरीके से अपने आप को जीतने की शुरुआत करी। तो पहला पॉइंट है कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन। अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस है वो सामाजिक और वैचारिक रूप से एक गठबंधन मिला जुला संगठन था। जैसे कि अगर हम वैचारिक रूप से देखें तो कांग्रेस फॉर्म्ड एज अ प्रेशर ग्रुप फॉर न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लासेस। जिस समय कांग्रेस बनाई गई थी उस टाइम पीरियड के अंदर कांग्रेस में बड़े पढ़े लिखे समझदार और उनकी सोच विचार सारे के सारे लोगों की अलग थी। वो हर व्यक्ति समाज को अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश करता था, और ज़्यादातर इसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन एलाइटिस ग्रुप थे। मतलब ज़्यादातर लॉ पढ़ने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, समाज के उस समृद्ध परिवार से आने वाले, जिनको काफ़ी हद तक बहुत सारी बातें पता थी। तो इसीलिए कांग्रेस इतना एक मजबूत संगठन बन पाया। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण बोला जाता है कि इन्होंने ज़्यादातर डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड अदर पार्टी फ्रेंडली प्रोग्राम अट्रैक्ट पीजेंट, विलेजर्स, वर्कर्स, अदर सोशल ग्रुप, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द पार्टी। इन्होंने ये भी कोशिश करी कि समाज में किसान, मजदूर वर्ग, उसके बाद नॉर्मल हल चलाने वाला, नॉर्मल गुलाम, ये सारे के सारे लोगों को ये एक साथ जोड़ के रख सके। इसको बनाए रखने के लिए इन लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी को ऐसा रखा कि वो पार्टी लोगों से कनेक्ट रहे, उनको जनता को ये फील रहे कि हाँ भाई हम इनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। जैसे गांधी जी थे, जानबूझ के वो धोती और कुर्ता और कपड़ा और लाठी लेके चला करते थे, चश्मा लेके चला करते थे, ताकि वो लोकल लोगों की तरह दिखाई दे। नहीं तो क्या गांधी जी ने इससे पहले क्या कोट नहीं पहना था? ऑफकोर्स पहना था। तो कहने का मतलब कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी सेम ऐसी थी कि जब उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया था, कांग्रेस जब पहले से ही कांग्रेस कमेटी बनी पड़ी थी, वो जनता के बीच में जब जाते थे तो उनको उसी तरह से ही परसेप्शन बनाने की कोशिश करते थे ताकि आम आदमी उनसे जुड़ पाए। तो ये एक अच्छी बात है इस कांग्रेस की, इसीलिए उनका जो डोमिनेंस था, जो नेचर ऑफ डोमिनेंस कांग्रेस का बड़ा अच्छा था। दूसरा, गुटों के बीच में टॉलरेंस भी था और मैनेजमेंट का जो सिस्टम था वो भी काफ़ी अच्छा था। इट हैज़ टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजिशन एंड स्ट्रिक ऑफ बैलेंस इन ऑलमोस्ट ऑल इशूज़। दूसरा, इट हैज़ अ नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, देयर इज अ ग्रेट टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंस एंड एम्बिशन ऑफ वेरियस ग्रुप एंड लीडर्स आर अकोमोडेटेड। मतलब नॉर्मल सा ये था, इन्होंने काफ़ी अलग अलग लेवल पर इश्यूज़ को बैलेंस करने की कोशिश करी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, और
अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एम्बिशंस के लोग भी थे, लेकिन इन सबको मैनेज करने के लिए कांग्रेस ने काफ़ी कुछ करा। कोऑर्डिनेशन लाइक करेक्टर स्ट्रेंथ द कांग्रेस। अब ऑफ कोर्स कांग्रेस के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, और उन सभी विचारधाराओं को इन्होंने पूरी तरीके से बनाए रखा। इवन कांग्रेस ने तो इतना कर रखा था कि कांग्रेस से निकल के कोई बंदा दूसरी सरकारों के अंदर भी जा सकता है, और अगर दूसरी सरकारों को मदद भी करनी है तो कांग्रेस जो थी वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करती है कि आपको सत्ता या पार्टी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बट मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा, सिर्फ वो लिखाने की कोशिश करी गई है। कांग्रेस अलाउड ग्रेटर टॉलरेंस एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। कांग्रेस ने आंतरिक मतभेदों में अधिक सहिष्णुता की अनुमति दी। अगर कांग्रेसी सरकार के बीच में कोई दिक्कत हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो लोग आपसी मतभेद को सुलझा सकते हैं। कई दल और संगठन कांग्रेस के भीतर ही मौजूद रहने दिया, मतलब बहुत सारे ऐसे, जैसे कि अभी हमने जेएनयू बनाया नया, जेएनयू के बता रहा हूँ, यूपीए गवर्नमेंट बनाया, तो कांग्रेस सरकार तो थी, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसे बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट भी बनाई गई जो कांग्रेस की सपोर्ट में रहती थी। तो ये एक अच्छी बात है, इसको और मजबूती मिलती थी इससे। और यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ कांग्रेस कैन फाइट विद अदर ग्रुप विदाउट टू लीव द पार्टी। कांग्रेस के एक समूह का, दल का, पार्टी का बंदा पार्टी को छोड़े बिना दूसरे दल से भी लड़ सकता था। अब ये भी समझ में नहीं आया मुझे ऐसा क्यों कर रखा है इन लोगों ने, ये उस टाइम पीरियड पे था। अभी तो खैर एक बिल आ चुका है, दल विरोधी कानून, दल बदल कानून आ चुका है, अभी ऐसा नहीं हो सकता। सो ये थी कांग्रेस की आइडियोलॉजी। और भारत के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता था, इसीलिए केरला के अंदर सीपीआई गवर्नमेंट बनी थी, बट उसे ख़त्म कर दिया गया। दुनिया की पहली सीपीआई गवर्नमेंट थी। प्रेजेंट टाइम पे अभी भी ये नेशनल लेवल की पार्टी बनी हुई है। इसके लीडर आज भी हमें दिखाई देते हैं, केरला तमिलनाडु की साइड से इसके लीडर आज भी खड़े होते हैं। सो दोस्तों ये था वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट। आई होप दैट आपको थोड़ी बहुत बेसिक बातें समझ आएगी। अब जो जो ऑपोजिशन लीडर में थे हमें वो समझने की कोशिश करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।